नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी शिक्षण के प्रश्नों को हल कर रहे थे, इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने क्लासें नहीं देखी हो तो आप उन क्लासों को हमारे साहित्य ज्ञान YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों ये क्लासें जो आगामी परीक्षा है सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो कि 2026 को भी 12 जुलाई में होगा, उसके लिए, और जैसे कि रीट, सीटेट या जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लासें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन क्लासों का लाभ मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न है, अर्थग्रहण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वाचन है मौन वाचन, सस्वर वाचन या फिर अनुकरण वाचन या आदर्श वाचन। तो हमें बताना है कि अर्थग्रहण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वाचन कौन सा होगा। तो अर्थग्रहण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वाचन है मौन वाचन। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल के विकास के लिए किस विधि में बालक हाथ, कान, आँख आदि ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अक्षरों को देखता है, ध्यान से सुनता है एवं अक्षरों पर उंगलियां फेर कर अक्षरों की बनावट से परिचित होकर लिखना सीखता है। क्या ये पेस्टोलॉजी में करता है ऐसा, किंडरगार्टन विधि में करता है, खेल विधि में करता है या फिर मोंटेसरी विधि में। तो ये हो जाएगी मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि के जो प्रवर्तक मानी जाती है वो मारिया मोंटेसरी मानी जाती है, और ये छोटी कक्षाओं के लिए यानी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है दोस्तों मोंटेसरी विधि। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि स्वाध्याय पर विशेष बल देती है। व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, अक्षरात्मक विधि या वाचन विधि। तो भाषा शिक्षण की जो स्वाध्याय पर बल देने वाली विधि है वो है पाठ्यपुस्तक विधि। अगला प्रश्न है, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों का स्तर ज्ञात करना कहलाता है मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या परीक्षा। तो बालक के विकास के जितने भी पक्ष हैं जैसे कि ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, और सामग्रिक पक्ष, यानी कि जितने भी पक्ष है बालक के, उन सब का अध्ययन किससे किया जाता है। तो उसका अध्ययन किया जाता है मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका प्रयोग दैनिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत शिक्षण आयोजित किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित किया जाता है। तो इसका प्रयोग नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है, यह सही है। प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है, यह भी सही है। द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है, यह भी सही है। उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत आयोजित किया जाता है, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण वार्षिक परीक्षा के उपरांत आयोजित नहीं किया जाता है।
जबकि ये वार्षिक परीक्षाओं के पहले आयोजित किया जाता है, यानी कि कक्षा शिक्षण के दौरान उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। व्याख्यान विधि है, इसमें कौन केंद्र बिंदु होता है? क्या इसमें छात्र केंद्र बिंदु होता है, अध्यापक, पाठ्य योजना या श्यामपट्ट? तो जो व्याख्यान विधि है इसमें अध्यापक केंद्रित होता है। व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और व्याख्यान विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। व्याख्यान विधि निम्न कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों द्वारा छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन होता है? प्रत्यस्मरण योग्यता, अभिज्ञान योग्यता, सृजनात्मक योग्यता या बौद्धिक योग्यता? तो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों द्वारा छात्रों के प्रत्यस्मरण योग्यता का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में कुछ छात्र समास प्रकरण को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इनके लिए उपयुक्त शिक्षण है निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या विशेष शिक्षण? तो इसके लिए हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है? मूल्यांकन एवं मापन शिक्षण व्यवस्था के अनिवार्य अंग है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक एवं मापन सीमित होता है। मूल्यांकन में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन मापन में केवल परिमाणात्मक निर्णय लिए जाते हैं। मूल्यांकन एवं मापन दोनों के द्वारा बालक के सभी पक्षों जैसे ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का पता लगाया जाता है। तो मूल्यांकन एवं मापन शिक्षण व्यवस्था के अनिवार्य अंग है, ये सही है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक एवं मापन का सीमित, ये भी सही है। मूल्यांकन में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन मापन में केवल परिमाणात्मक, ये भी सही है। मूल्यांकन एवं मापन दोनों के द्वारा बालक के सभी पक्षों जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक का पता लगाया जाता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का पता किस में लगाया जाता है? मूल्यांकन में, लेकिन मापन में नहीं। अगला प्रश्न है, सूत्र प्रणाली व पुस्तक प्रणाली भाषा शिक्षण की किस विधि के दो उपभेद है या दो भेद है? निगमन प्रणाली के, आगमन प्रणाली के, प्रश्नोत्तर एवं खंडान्वय प्रणाली के या उपयुक्त सभी? तो सूत्र एवं पुस्तक प्रणाली भाषा शिक्षण की निगमन विधि के भेद माने जाता है। और आगमन के कौन कौन से भाग हैं? तो आगमन के भी दो भाग है दोस्तों। एक तो है सहयोगात्मक विधि और एक प्रयोगात्मक विधि। सहयोग विधि और प्रयोग विधि, ये दोनों विधियां आगमन विधि के उपभेद माने गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषाई कौशलों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। सुनना, पढ़ना अवबोधात्मक के अंतर्गत नियत है। बोलना, लिखना अभिव्यंजनात्मक के भेद है, अंतर्गत नियत है। सुनना, बोलना अमूर्तात्मक के अंतर्गत नियत है। बोलना, लिखना मूर्तात्मक के अंतर्गत आता है। तो हमें इसमें से असत्य कथन बताना है। तो सुनना, पढ़ना
अवबोधात्मकता के अंतर्गत आता है। ये सही है। बोलना लिखना अभिव्यंजनात्मकता के अंतर्गत आता है। ये भी सही है। सुनना बोलना अमूर्तात्मकता के अंतर्गत नहीं है। ये भी सही है। बोलना लिखना मूर्तात्मकता के अंतर्गत आता है। नहीं दोस्तों, बोलना लिखना मूर्तात्मकता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना, इस शिक्षण प्रणाली का नाम है। क्या यह व्याख्या प्रणाली है, अवबोधात्मक, आदर्श प्रणाली या ज्ञानात्मक प्रणाली? तो ये विधि हो जाएगी कौन सी? ये विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। व्याख्या विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है और ये अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है। दूरस्थ शिक्षा, दूरदर्शन, प्रोजेक्टर जैसे उपकरण या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगी दूरस्थ विधि। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है। ये विचार है पावलोव, चोम्स्की, वाइगोत्स्की, पाणिनि। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है, ये कथन है। ये कथन हो जाएगा नोम चोम्स्की, जो कि एक प्रसिद्ध भाषाविद माने गए हैं। अगला प्रश्न है, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, कई विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन करना, अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना। तो वाचिक अभिनय का मतलब होता है कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। विकल्प नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। शिक्षण में विविधता लाना, रोचकता का संचार करना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, मनोरंजन करना। तो हमें इसमें मुख्य प्रयोजन बताना है दोस्तों दृश्य श्रव्य साधनों का। तो इसका मुख्य प्रयोजन हो जाएगा विद्यार्थियों की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाना। अगला प्रश्न है, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, मासिक योजना में, दैनिक पाठ योजना में या वार्षिक योजना में? तो अधिगम की जो संपूर्णता होती है वो इकाई विधि में होती है। इकाई विधि गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। इकाई विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं H.C. मॉरिसन। इकाई विधि के प्रवर्तक है H.C. मॉरिसन। अगला प्रश्न है, सीतावाद किस तरह की शिक्षण सामग्री है? क्या यह दृश्य सामग्री है, क्या यह श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य है या स्पर्श है? तो जो सीतावाद यंत्र है वो हो जाएगा एक श्रव्य सामग्री। दोस्तों जो सीतावाद यंत्र है
ये सर्वे सामग्री हो जाएगी। इससे बाल को में सीखने में आसानी होती है। अगला प्रश्न है, सातचर्या विधि का आविष्कार किसने किया? फ्रोबेल ने, हर्बर्ट ने, मिस पारकास्ट ने या मोंटेसरी ने? तो सातचर्या विधि का आविष्कार किया था मारिया मोंटेसरी ने। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन की विधि का प्रवर्तक माने जाते। फ्रोबेल किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। हर्बर्ट पंचपदी योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। और मिस पारकास्ट ये माने जाते हैं खेल विधि के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न या व्याख्यात्मक प्रश्न? तो इनमें से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है वो कौन सा होगा? तो होगा मिलान प्रश्न। अगला प्रश्न है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है दृश्य विधान, अभिनय, कहानी, अनुवाद? तो दृश्य विधान ये उद्बोधन विधि का उपभेद है, अभिनय भी है और कहानी भी है। लेकिन जो अनुवाद है ये उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की उपलब्धियों एवं कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है पाठांतर्गत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं? तो जो विद्यार्थी की उपलब्धियां एवं कमियां हैं उनका निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, CCE। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए, अंत क्रिया पर बल दिया जाए, पाठन व मूल्यांकन साथ साथ चले, शिक्षण की समय अवधि तय नहीं की जाए या नहीं करे? तो प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य तय किए जाए ये तो है, अंत क्रिया पर बल दिया जाए ये भी आवश्यक है सूक्ष्म शिक्षण के लिए, पाठन एवं मूल्यांकन साथ साथ चले ये भी आवश्यक है, शिक्षण की समय अवधि तय न करे ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण के लिए समय अवधि निश्चित होती है, यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण है ये 5 से 10 छात्रों के मध्य किया जाता है और 5 से 10 मिनट तक का होता है। ये सूक्ष्म शिक्षण की अवधि कितने की होती है? तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि होती है 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तक की। अगला प्रश्न है, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या व्यापकता? तो मूल्यांकन में वैधता होना भी जरूरी है, वस्तुनिष्ठता जरूरी है, व्यापकता, लेकिन जो एक अच्छा मूल्यांकन है उसकी विशेषता आत्मनिष्ठता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से आत्मनिष्ठता। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है प्रयत्न लाघव।
वागेंद्रियों में विकार, अक्षर ज्ञान, सामाजिक प्रभाव। तो अशुद्ध उच्चारण का कारण है वो है वागेंद्रियों में विकार। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।